खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलता है और मुझे लगता है कि ऐसा ही एक अवसर आप सभी के सामने है, क्योंकि डीआरडीओ ने कल ही अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है और ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसका हम लोग लंबे समय से, आप और हम दोनों ही काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की डियर, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने 1075 डिप्लोमा की नई वैकेंसीज और 826 आईटीआई की वैकेंसीज की घोषणा की है। वो नोटिफिकेशन क्या है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, किस तरीके का एग्जाम होने वाला है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं विनय कुमावत आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। सो बात करते हैं डीआरडीओ एंट्री टेस्ट सेप्टेम्बर 10 के बारे में। कल अगर हम लोग देखें डीआरडीओ की जो साइट है, ऑफिशियल साइट, उसके ऊपर हमें इस तरह का एक नोटिफिकेशन देखने को मिला। इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्लियरली बताया गया है कि 1075 मतलब 1075 डिप्लोमा की वैकेंसीज है। अब ये वैकेंसीज में कौन एलिजिबल है, उन सब चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं 826 ये आईटीआई की वैकेंसी भी हमें इस नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिली है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल ही डीआरडीओ की साइट के ऊपर आया है और सिर्फ ये शॉर्ट नोटिस हमें वहां पर देखने को मिला है। तो इस शॉर्ट नोटिस के अंदर आपको पे स्केल के बारे में बताया गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, एज लिमिट के बारे में बताया गया है और जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बताया गया है। और क्लियरली इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको बताया गया है कि जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो अभी साइट पर अपलोड होगा। सो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने कुछ प्रीवियस एग्जाम्स जो 2018 के आसपास हुआ था वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और आप सभी लोगों के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज यहां पर बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट डेट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आता है कि सर क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब जितनी भी एलिजिबिलिटी यहां पर दी गई है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो किस डेट तक फुलफिल होना चाहिए। तो क्लियरली यहां पर मेंशन है 23 सितंबर 2022, मतलब 23 सितंबर 2022 को आपकी जितनी भी क्रूशियल क्वालिफिकेशंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस ये हो सकती है? अगर आप बीएससी कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप इवन आईटीआई कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है या फिर जो भी क्राइटेरिया दिया गया वो क्राइटेरिया इस डेट तक फुलफिल होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो वो एज लिमिट भी आपको इस डेट के अकॉर्डिंग, मतलब ये लास्ट डेट होगी आपकी फाइनल क्वालिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज, अगर आप बात करें यहां पर ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब ओपन होने वाले हैं, मतलब आप कब अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। सो अगर मैं बात करूं यहां पर आप कब अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है 3 सितंबर सुबह 10 बजे से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 सितंबर को रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद में आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, किस किस तरीके से वहां पर फिलिंग होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट क्या है, आप देख सकते हैं 23 सितंबर शाम को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक 23 सितंबर को आप क्या कर सकते हैं, लास्ट उस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और यही आपकी लास्ट डेट है एलिजिबिलिटी के लिए भी। नेक्स्ट इज टेंटेटिव डेट फॉर टीयर 1, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर कि इसमें टीयर 1 भी होगा और टीयर 2 भी होगा। सो टीयर 1 कब होगा उसके लिए कोई भी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, उसकी डेट वेबसाइट पर जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बात करूं यहां पर और क्या चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपको ध्यान रखना होगा, वो आप देख सकते हैं कि 2 वैकेंसी थी। पहली वैकेंसी आपके पास में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सो अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा पे स्केल की। अगर मैं बात करूं यहां पर पे स्केल के ऊपर, तो पे स्केल आप देख सकते हैं यहां पर 35,400 से 1,12,400 पे स्केल जो दी गई है वो किसके बीच में, 35,400 से 1,12,400 के बीच में अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। तो पहला इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी खासी सैलरी है। देखिए डीआरडीओ की जॉब आपको मिल रही है तो आप सैलरी को ना देखें, आप देखिए डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, साथ के साथ आपको देश के लिए सेवा करने का मौका मिल रहा है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खासी सैलरी यहां पर दिखाई दे रही है।
अब अगर मैं बात करूं यहां पर एज लिमिट ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कौन से क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, 23 ऑफ सितंबर। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मिनिमम एज आप देख पा रहे हैं वो है 18 ईयर और जो मैक्सिमम एज आप देख पा रहे हैं वो आपके पास में क्या है 28 ईयर्स, मतलब आपको 18 से 28 साल के बीच में होना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, देखिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं, थोड़ा सा डियर मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं। अगर मैं बात करूं यहां पर जो क्वालिफिकेशन डिग्री की बात की गई है तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया, यहां पर लिखा गया बैचलर डिग्री इन साइंस, क्लियर है, बैचलर डिग्री इन साइंस, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इस तरह के जो भी आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं जो कि AICTE से अप्रूव है, क्लियर है, AICTE से अप्रूव होना चाहिए। अब ये किस किस सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है वो आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है बीटेक और BE और PhD डिग्री। अब ध्यान से पढ़ेंगे आप इसे, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट possessing higher qualification like BTech, BE and PhD degree etc. as on crucial date of eligibility shall not be considered फॉर द रिक्रूटमेंट। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है उन बच्चों के लिए जिनके पास में बीटेक की डिग्री है या फिर इससे अच्छी डिग्री है, क्योंकि यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये सारी डिग्रीज जो है ये एलिजिबल नहीं होगी। तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और कुछ केसेस में BSc भी दिया गया है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहां कहां पर किस किस तरह की कितनी वैकेंसीज निकली है, तो उसमें आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। मेरे ख्याल से यहां पर क्लियरली आपको इस वीडियो के अंदर ये विजिबल भी होगा, क्लियरली मेंशन किया गया बीटेक, BE, PhD डिग्री एटसेट्रा एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड, क्लियर है, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आपके पास में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, बच्चा कंफ्यूज होगा। देखिए MSc भी यहां पर इंक्लूड है, MSc को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, BSc वाला केस कहां पर कंसीडर होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। बिल्कुल आप भर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब या तो आपने MSc कर रखा है या आपने बीटेक कर रखा है, BE, PhD इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं थोड़ा सा और इसे डिटेल में लेके चलता हूं बेटा, थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूं। देखिए अब यहां पर डिटेल्ड वैकेंसी आ गई है, मेरे ख्याल से ये आपको प्रॉपर विजिबल भी होगा, मेरे ख्याल से ये आपको प्रॉपर विजिबल भी होगा। देखिए डिटेल्ड वैकेंसी की मैं बात करता हूं, यहां पर डिटेल्ड वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो ये देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर देखिए क्लियरली मेंशन किया है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन, ऑटोमोबाइल। बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेज से डिप्लोमा करते हैं तो बताते हैं सर हम लोग ऑटोमोबाइल से हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में मानना है कि नहीं मानना है, बहुत सारी जगह ये कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर क्लियरली बोला गया है कि एक तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा, और कुछ कॉलेजेस में ऑटोमोबाइल कंसीडर किया जाता है लेकिन उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंशन किया जाता है, तो वो भी एलिजिबल है। यहां पर इनकी जो टोटल वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं तो टोटल वैकेंसीज आपके पास में 15, इससे ऊपर एग्रीकल्चर भी दिया गया। अब देखिए एग्रीकल्चर के केस में उसने बोला है BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सो इनके लिए भी टोटल 10 वैकेंसी दी गई है। तो यहां पर डिप्लोमा एलिजिबल है और यहां पर BSc एलिजिबल है। इसीलिए मैं आपको पहले बोल रहा था कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट जो दी गई है उसके लिए BSc चाहिए आपको और कुछ के लिए आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहां पर बोटनी, उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग, बोटनी के लिए आपको BSc, और इसके लिए अगर आप टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 3 वैकेंसी आपके पास में, कैंडिडेट भी कम है तो वैकेंसी भी वहां पर कम है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसी है ये, तो यहां पर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, तो अगर आप बोल सकते हैं कि यहां पर 35 वैकेंसी केमिकल इंजीनियर के लिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की बात हो रही तो BSc इन केमिस्ट्री बोला गया है यहां पर, और इन बच्चों के लिए भी बेटा 58 वैकेंसी है। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए बहुत कम केसेस में वैकेंसी निकलती है, और आप देख सकते हैं कि DRDO ने बम्पर वैकेंसी निकाली है, भर के वैकेंसी निकाले है बिल्कुल। सो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियर, देखिए सिविल इंजीनियर अगर आप देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, हर एक डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकालता है, लेकिन DRDO ने थोड़ी सी नाइंसाफी की है, उन्होंने कहा सिर्फ 25 सीट्स रहेगी यहां पर सिविल इंजीनियर के लिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिविल इंजीनियर के पास में वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कंप्यूटर साइंस, नाउ द कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ वैकेंसी तो 167, 167 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के हैं बेटा अभी से तैयारी चालू कर दो, अभी से आप तैयारी चालू कर दो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहां से आगे चलूं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 17 वैकेंसी इन लोगों के लिए भी है, 17 वैकेंसी इन लोगों के लिए भी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि काफी वैकेंसीज है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमें और चर्चा करनी है। तो और कौन कौन सी वैकेंसीज है, थोड़ा सा और आगे हम डिटेल में बात करते हैं, सारी वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे बेटा। और मैं आपको बताने वाला भी हूं कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो आप, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। निम्बस लर्निंग आपके लिए क्या करने वाला है, इंजीनियर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस कहां स्टार्ट होने वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन पर चर्चा होगी। कैसे पता चलेगी आपको ये सारी बातें, उसके लिए भी मैं यहां पर इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सो अगर आप देखेंगे यहां पर नेक्स्ट, अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 68 वैकेंसी आपको दी गई है। और अगेन आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे तो यहां पर भी डिप्लोमा आपको चाहिए, और आप देख सकते हैं कि 31 वैकेंसी यहां पर दी गई है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यहां पर अगेन बीएससी की बात हो रही है इस बार। ये डिप्लोमा की वैकेंसी है, ये बीएससी की, कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिप्लोमा के लिए और ये किसके लिए बेटा, बीएससी के लिए। ये 192, ये कितनी बेटा 192 वैकेंसी। अच्छा यहां पर एक और चीज देखेंगे, आप क्या लिखा गया, बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई। मतलब डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी यहां पर कंसीडर किए जाएंगे। तो अगेन बहुत अच्छी वैकेंसी यहां पर देख सकते हो 192। अभी सीएस के लिए देखा था 167 था, उससे भी ज्यादा वैकेंसी हमें कहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर 192 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, अलग से आप देख सकते हैं यहां पर बीएससी डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो अगर आप बीएससी की बात करेंगे तो यहां पर दिया गया है 17 वैकेंसी, साथ में डिप्लोमा वाले भी इसमें कंसीडर किए जाएंगे। लाइब्रेरी साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं डिग्री एंड डिप्लोमा, डिग्री इन साइंस विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम, देखिए ध्यान से देखिए, डिग्री इन साइंस विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। 23 वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल है। नाउ इट्स टाइम फॉर मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स, बीएससी की बात हुई है, यहां पर डिप्लोमा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए कैंडिडेट ऑफ पीसीएम एटसेट्रा में ऑल्सो अप्लाई, पीसीएम वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 13 वैकेंसी आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब देखिए इसके अंदर पहली चीज, अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है लेकिन आपने जो डिप्लोमा किया उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लिखा हुआ है, मेंटेनेंस एटसेट्रा लिखा हुआ है, लेकिन वो डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल में आ रहा है बेटा, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो 294 वैकेंसीज, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की वैकेंसी है ये। लगभग आपके पास में 300 वैकेंसी, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 294 वैकेंसी है, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। तो खासकर अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए और उससे पहले जो सीएस के लिए, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इतनी ज्यादा वैकेंसी आपके सामने है, तो ऐसा मौका बेटा आपको छोड़ना नहीं है, अभी से तैयारी में लग जाना बिल्कुल। मेटलर्जी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो डिप्लोमा एलिजिबल है यहां पर, और 21 वैकेंसी यहां पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बेटा वो बहुत ज्यादा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेकर चलना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पहले आपको 2018 के आसपास मिला था, अभी 2022 हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को देखें तो इस तरह का मौका 2026 में मिलेगा, इस तरह का मौका 2026 में मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इस मौके को हाथ से जाने ना दे। सो अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास में अभी वैकेंसीज और दी गई है, सो अगर आप देखिए मेडिकल लैब, थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। अब क्लियरली विजिबल है आपको। सो अगर मैं बात करूं यहां पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां पर आपको टोटल 16 वैकेंसी दी गई है। फोटोग्राफी के अंदर देखिए बीएससी इन फोटोग्राफी। सो अगर मैं बात करूं डिप्लोमा भी एलिजिबल है इसके अंदर, टोटल 8 वैकेंसी आपके पास अवेलेबल है। फिजिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखिए बीएससी डिग्री इन फिजिक्स, इनके लिए 32 वैकेंसीज अवेलेबल है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इनमें कैंडिडेट्स भी कम होते हैं तो वैकेंसी भी आप देख सकते हैं यहां पर कमी दिखाई दे रही है। डिप्लोमा बीएससी डिग्री दोनों एलिजिबल है यहां पर। साइकोलॉजी की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स बीएससी एलिजिबल है इसके अंदर।
11 टोटल वैकेंसी, और टेक्सटाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 वैकेंसी दी गई है। यहां पर डिप्लोमा एंड बीएससी दोनों एलिजिबल है। जूलॉजी की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो यहां पर बीएससी एलिजिबल है और टोटल 9 वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये नंबर जो अब आपको दिखाई दे रहा है, टोटल वैकेंसी जो दी गई है वो है 1075, 1075 वैकेंसी, 1075 वैकेंसी आपके पास में अवेलेबल है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 1075 वैकेंसी मतलब बहुत सारी वैकेंसी, और किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। सो आपको समझना है कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और उस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। और मेरे ख्याल से इन वैकेंसीज को देख के आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे। जरूरी है अब आपके पास में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान हो जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। इतनी सारी वैकेंसीज देखने के बाद में हर किसी के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या तरीका है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। बेटा ये सब जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर फोकस करें। अगर मैं बात करूं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की तो क्लियरली बोला गया है फॉर द पोस्ट ऑफ STAB सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर टीयर 1 होगा जो स्क्रीनिंग होगी जिसके अंदर, और टीयर 2 जिसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। टीयर 1 और टीयर 2 स्क्रीनिंग का मतलब पहले छटनी हो जाएगी उसके अंदर, और उसके बाद में जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 के लिए फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्या पैटर्न रहा होगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर यहां पर चर्चा करेंगे। सो अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों ही सीबीटी मोड पर होगा। सो वो बच्चा जो ऑफलाइन एग्जाम देने का हैबिचुअल है वो अभी से कंप्यूटर पर एग्जाम देना चालू कर दो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह जो है उनको देना चालू कर दो, क्योंकि सीबीटी पे हमें काम करने की जरूरत है। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों अलग अलग होता है, मतलब एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए द स्कोर ऑफ टीयर 1 सीबीटी 1 मे बी नॉर्मलाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एक्चुअल में अभी थोड़ी देर में हम लोग एक ऐसी स्लाइड पर जाएंगे जिसपे मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ये बोल रहा सीबीटी 1 में आपका जो भी स्कोर आएगा ना उसको जरूरत पड़ने पे हम नॉर्मलाइज भी करेंगे। अगर हम लोग बात करें टीयर 1 एंड टीयर 2, ये बोल रहा है कि दोनों ही पेपर जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे जिसके अंदर एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? यहां पर फिर से एक्सप्लेन किया गया टीयर 1 एग्जामिनेशन इज फॉर स्क्रीनिंग एंड टीयर 2 इज फॉर फाइनल सिलेक्शन। यहां पर स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद में यहां पर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब स्क्रीनिंग में किस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पूरा कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 में होगा, यहां पर सिर्फ स्क्रीनिंग होगी, मतलब छटनी होने वाली है। तो पहला पॉइंट सीबीटी पेपर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, सीबीटी पेपर होगा, एमसीक्यू होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाली है। पेपर किस मोड में होगा सर? पेपर हिंदी में भी होगा और पेपर इंग्लिश में भी होगा। तो अगर आप देखें तो एग्जाम पैटर्न पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गया कि सर एमसीक्यू पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। नाउ द क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा और वहां पर किस रेशियो में स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, कितने परसेंट स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका एग्जाम कैसा होगा, टीयर 2 का पैटर्न क्या होगा, वो सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो उसके लिए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए अब बात करते हैं कि सर जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना टाइम दिया जाएगा, हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट जो पेपर नंबर 1 है उसके ऊपर अगर हम लोग डिस्कशन करें यहां पर तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर? यहां पर दिया गया है कि जो सिलेबस है उसमें क्या दिया गया है आपके पास? क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। ये बोल रहा है क्लियरली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और साथ में जनरल साइंस। ये आपके पास में सीबीटी 1 का सिलेबस है और इस सिलेबस को हम लोग शुरू से तैयार भी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा इस सिलेबस के लिए हम आपको तैयारी नहीं करवा रहे। ये सिलेबस जो ऐसा है, बाकी एग्जाम में भी कुछ पोर्शन इसका पूछा जाता है तो वो हम आपको तैयार करवा रहे हैं। बोला जा रहा है सीबीटी 1 में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का होगा। इसका मतलब ये हुआ हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होना चाहिए और जो टाइम दिया गया है वो है सिर्फ 90 मिनट्स। इसका मतलब 1.5 घंटा। वंस अगेन आप एक्यूरेसी के साथ साथ यहां पर स्पीड के ऊपर भी काम करेंगे। क्लियर है? क्योंकि 90 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ द टाइम फॉर सीबीटी 2।
जिसको आप बोल रहे हैं फाइनल सिलेक्शन। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो स्पेसिफिक आपका जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड होगा, मतलब प्योर टेक्निकल पोर्शन हो सकता है। सो अगर मैं बात करूं, अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप सीएस से तो सीएस, तो वो स्पेसिफिक जो आपका स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां से पूछे जाएंगे। पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी कितने होने वाले बेटा, 100। और अगर मैं बात करूं यहां पर जो आपके पास में ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा वो फिर से 1.5 घंटा होने वाला है, 1.5 घंटा होने वाला है। फिर से आपके पास में क्या होने वाला है, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होने वाला है। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि पेपर 1 में से, लाइक सीबीटी 1 में से कैसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। तो आप देखेंगे यहां पर ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, तो जब आप स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहां पर 40% मार्क्स आपको लेकर आना है। आपको क्या करना है, टीयर 1 में 40% मार्क्स लेकर आना है, जो जनरल और ओबीसी से, और जो एससी एसटी से उनको 35% मिनिमम मार्क्स लेकर आना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप इतने मार्क्स लेकर आ जाओगे तो आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्लियरली बोला गया है कि मिनिमम इतना आपको लेकर आना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट होगी वो 1:8 होगी, मतलब एक सीट के ऊपर 8 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए, मतलब टीयर 1 से टीयर 2 के लिए। लेकिन यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि दिस रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी, मे भी हो सकता है कि ये जो रेशियो दिया गया है ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया जाए। पर अगर आप एक स्टैंडर्ड केस लेना चाहे तो आप मान सकते हैं कि सर एक सीट के ऊपर 8 कैंडिडेट्स को लगभग शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब अगर 1075 आपके पास में सीट है तो लगभग 8,500 स्टूडेंट्स को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए। अब अगर मैं बात करूं फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए यहां पर, तो जो टीयर 2 है उसके बेसिस पर यहां पर क्या किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अगेन यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है कि 40% तो मिनिमम होना ही चाहिए और 35% एससी एसटी के लिए मिनिमम होना चाहिए। ये 40% किसके लिए बेटा, जनरल के लिए, और ये 35% जनरल और ओबीसी के लिए 40% है, और ये 35% जो है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। मैं आपको बता देता हूं फिर से, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा इतने परसेंट मार्क्स लाने पर मिनिमम इतना लाना पड़ेगा आपको। तो ये कंप्लीट एग्जाम पैटर्न मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम डीआरडीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सर अगर डीआरडीओ के लिए हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम डीआरडीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। देखिए इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको जानना है तो इसी निम्बस लर्निंग चैनल के ऊपर हम एक और वीडियो लाने वाले हैं, जिसके अंदर जब 2018 की वैकेंसी आई थी बेटा, उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे उन स्टूडेंट्स की जुबानी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था और किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की थी, क्या एक्चुअल कट ऑफ रही थी उस टाइम पर और क्या कट ऑफ इस बार जा सकती है, क्योंकि उनसे बेहतर इन सब चीजों के बारे में कोई नहीं बता सकता। ना तो सेकंड पॉइंट इज कि सर अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो हम कहां पर इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या बैचेस, कौन कौन से बैचेस और कौन कौन से ऑफलाइन सेंटर्स पे ये बैचेस अवेलेबल है। देखिए पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन बैचेस भी लॉन्च किए जाएंगे और इसकी प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन बैचेस भी लॉन्च किए जाएंगे, और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी निम्बस लर्निंग के ऊपर इसके लिए हम लोग फ्री क्लासेस भी लाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस कंप्लीट क्लासेस का ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस का जो शेड्यूल है वो कैसे पता चलने वाला है, तो इसके लिए एक सेपरेट हम लोग वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो जल्दी ही इसी चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी जाएगी। तो इसके साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, वो बच्चे जो आईटीआई की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर्स एकेडमी का ही इनिशिएटिव है इन्फो ट्रेड पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर आप आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ के साथ उनके कोर्सेज कहां पर मिलने वाले हैं, कैसे मिलने वाले हैं और फ्री क्लासेस आप कैसे देख सकते हैं, वो इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पता चलेगा। तो निम्बस लर्निंग चैनल के साथ में बने रहिए, जल्दी ही नए वीडियो के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में मैं एक बार आपके साथ में फिर से मिलने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.